क्या आप जानते हैं एक हिडन पावर है जो डीप स्टेट के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया के कई कंट्रीज को कमजोर करने का काम कर रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे थिंक टैंक के बारे में जो डीप स्टेट के एजेंडा को आगे बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द क्लब ऑफ रोम। ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने और अपने एजेंडा इंपोज करने का काम करता है। लेकिन ये क्लब बनाया क्यों गया था? इसका असली एजेंडा क्या था? कैसे कंट्रोवर्शियल और डरावने आइडियाज जैसे डीपॉपुलेशन पब्लिक के दिमाग में डाले गए? इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे डीप स्टेट क्लब ऑफ रोम को अपने एजेंडा को ग्लोबली इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करता है। और सबसे शॉकिंग बात ये है, एक इंडियन जो इस ग्रुप का की मेंबर है, जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक बड़ी कहानी है। डीप स्टेट का गोल था दुनिया के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करना, इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स, सोशल सिस्टम्स, सब कुछ। और उनका एम था एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बनाना जो दुनिया के हर कोने को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन ये कोई अचानक से हुई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये एक सोची समझी कई दिनों तक चलती रही स्ट्रेटेजी थी। 1968 में एक टर्निंग पॉइंट आया था जो दुनिया के फ्यूचर को बदलने वाला था। उस साल क्लब ऑफ रोम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एक थिंक टैंक जो डीप स्टेट के विजन को रियलिटी में बदलने का काम कर रहा था। इसका गोल था पॉलिसीज बनाना जो उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाते। तो ये सब कैसे जोड़ा गया? क्लब ऑफ रोम का ज्ञान और उसका काम काफी गहराई से बिल्डर ग्रुप से जुड़ा था। जब क्लब दुनिया की पॉलिसी शेप कर रहा था, बिल्डरबर्ग ग्रुप अपनी पावरफुल नेटवर्क के थ्रू उन पॉलिसीज को ग्लोबली इंप्लीमेंट कर रहा था। दोनों मिलकर डीप स्टेट का विजन लाइफ में ला रहे थे। एक और की इवेंट हुआ था 17वें बिल्डरबर्ग ग्रुप मीटिंग के दौरान। ये एक सीक्रेटिव और इन्फ्लुएंशियल गैदरिंग थी जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स और ओपिनियन लीडर्स ग्लोबल मैटर पर बात करते थे और डिसीजंस लेते थे जो दुनिया को अफेक्ट करते थे। उस मीटिंग में एक बड़ा डिसीजन लिया गया था। डीप स्टेट ने एक नया टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया जो उनके विजन को ग्लोबली एग्जीक्यूट करेगा। ये टास्क फोर्स दुनिया भर के 100 इंटेलेक्चुअल, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और बिजनेस लीडर्स को जोड़कर बनाया गया था। सबको चूज किया गया था डीप स्टेट के इंटरेस्ट के लिए और यहाँ से हुआ क्लब ऑफ रोम का जन्म। अब बात करते हैं उन मास्टरमाइंड्स की जो इस पूरे ऑपरेशन के पीछे थे। डेविड रॉकफेलर जो डीप स्टेट के कोर आर्किटेक्ट थे, उन्होंने की फिगर्स को इस मिशन का लीडर बनाया। इनमें से एक थे ओरियोलो पेशाई जो एक इटालियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ब्लैक नोबिलिटी के मेंबर थे, एक सीक्रेटिव एलीट ग्रुप। दूसरे की फिगर थे अलेक्जेंडर किंग जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के डायरेक्टर जनरल थे और ग्लोबली पॉलिसी और गवर्नमेंट्स में काफी इन्फ्लुएंस रखते थे। पेचाई और किंग ने क्लब ऑफ रोम को शेप किया। ये सिर्फ सोचने की जगह नहीं थी, ये एक ऐसे एंटिटी बन गई थी जो एक डिटेल स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रही थी जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को रीशेप करे। ये ऑपरेशन सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं था, इसके लिए फंडिंग की भी जरूरत थी। रॉकफेलर फाउंडेशन जो डीप स्टेट प्रोजेक्ट्स में डीपली इन्वेस्टेड था, उन्होंने इसके लिए फाइनेंशियल बैंकिंग प्रोवाइड की। रोम में एक सिग्निफिकेंट मीटिंग हुई थी जहां ऑफिशियली क्लब ऑफ रोम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और फिर उनका असली काम शुरू हो गया, स्ट्रेटेजीज और पॉलिसीज बनानी जो दुनिया के फ्यूचर को शेप करेंगी। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही क्लब ऑफ रोम ने अपने पॉलिसीज डेवलप की, डेविड रॉकफेलर ने हेनरी किसिंजर को एक और इम्पोर्टेंट मिशन दिया, एक नया थिंक टैंक बनाने का। हार्वर्ड में एक मीटिंग के दौरान किसिंजर मिलते हैं क्लॉस श्वाब से जो तब तक एक इमर्जिंग लीडर थे। श्वाब ने 1971 में यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम बनाया जो बाद में 1987 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बन गया। ये सब कैसे जोड़ा गया? डीप स्टेट अपना विजन सेट कर रहा था, क्लब ऑफ रोम पॉलिसीज बना रहा था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के जरिए उन पॉलिसीज को दुनिया भर में इम्प्लीमेंट कर रहा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डीप स्टेट का की प्लेयर बन गया था। 1972 में क्लब ऑफ रोम ने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश की, द लिमिट्स टू ग्रोथ। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि दुनिया की पॉपुलेशन को आइडियली 1-2 बिलियन तक लिमिट किया जाना चाहिए, मैक्सिमम 9 बिलियन तक, और एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिक्टेटरशिप के नीचे ये कंट्रोल होना चाहिए। ये रिपोर्ट डीप स्टेट के डीपॉपुलेशन एजेंडा का ऑफिशियली लॉन्च था। लेकिन ये सब अचीव कैसे करना था? उनको एक कॉमन एनिमी क्रिएट करना था जो दुनिया को यूनाइट कर सके, और ये एनिमी था ग्लोबल वार्मिंग।
डीप स्टेट ने पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट किया, क्लाइमेट चेंज के डर को यूज करके लोगों को कंट्रोल करना और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। द लिमिट्स टू ग्रोथ के बाद काफी अजीब कोइंसिडेंसेस हुए जो सिचुएशन को और ज्यादा सस्पिशियस बना रहे थे। 1973 में इजराइल अरब वॉर ने ग्लोबल पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू कर दी, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत को और बढ़ा दिया। 1975 में इंडिया ने एक मैसिव स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों को फोर्सफुली स्टेरिलाइज किया गया। ये पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट था। ये डायरेक्टली क्लब ऑफ रोम के डीपॉपुलेशन एजेंडा से कनेक्टेड था। 1979 में HIV वायरस इमर्ज होता है और फिर कैंसर केसेस भी बढ़ने लगते हैं, जो ग्लोबल फियर और अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीप स्टेट चाहता था। अब बात करते हैं एक प्रोमिनेंट इंडियन फिगर के बारे में जो क्लब ऑफ रोम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रहे थे। वो एक ऑनररी मेंबर रहे थे क्लब ऑफ रोम के। जब उनका नाम वेबसाइट से हटा दिया गया, तब भी आर्काइव्ड पेजेस ने सच्चाई को साबित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पॉलिटिकल करियर, स्पेशली उनका टेन्योर फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में 1972 से 1987 तक एक ऐसे पीरियड को दिखाता है जब इंडिया को काफी इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़े। 1991 में जब इंडिया बैंकरप्सी के कगार पे था, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया और उन्होंने लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। ये रिफॉर्म्स उनके अपने आइडियाज नहीं थे, बल्कि वर्ल्ड बैंक और IMF की शर्त थी बेल आउट के लिए। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी लीडरशिप में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस बढ़ा। उनकी टेन्योर में कई मेजर स्कैम्स हुए जो गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी की कमी को दिखाते हैं, और ये भी डीप स्टेट के इन्फ्लुएंस का इंडिकेशन हो सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की, लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया को फॉरेन डेब्ट्स और कंडीशंस के थ्रू ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में डाला गया। इस पैटर्न से ये लगता है कि उनकी पॉलिसीज इनडायरेक्टली डीप स्टेट के एजेंडा को सपोर्ट करती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करने में भी था, जो इंडिया को एक डेब्ट ट्रैप में डाल गया और देश के रिसोर्सेज को ग्लोबल पावर्स के कंट्रोल में डाल दिया। ये डीप स्टेट की स्ट्रेटेजी को कंट्रोल करने का एक की मूवमेंट था। आज भी क्लब ऑफ रोम डीप स्टेट के लिए पॉलिसीज डिजाइन कर रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है ग्लोबली। उनका अल्टीमेट मिशन है हमारे ऊपर कंट्रोल पाना। ये वीडियो एक वेकअप कॉल है। डीप स्टेट, क्लब ऑफ रोम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडा को समझना जरूरी है। उनका टारगेट 2030 है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सच्चाई को समझें और अपने फ्यूचर को कंट्रोल करें। आपका क्या कहना है? अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और एक्सपोज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।